हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब बढ़िया है आप सबका। हमने अभी जो पहला वाला लेक्चर था उसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में बताया था। और बिलियन जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो दो टॉपिक थे ना वो कवर किए हुए थे। मैं बिलेता टॉपिक ही पढ़ा रहा था आपको, जो बिलियन चैप्टर है मैंने उसको ओवरव्यू आपको दिखाया था। जो जो मुझे पढ़ना था, अ, हम लोग को पढ़ना है जो बिलियन, हेनरी का नियम, वासुदाब, रावर्ट का नियम, आदर्श, ये है अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हमने बिलियन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। उसके बारे में हम विलेयता जो टॉपिक था ना वो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे। और अलग अलग टाइप की जो विलेयता है ना मैं आप लोग को बता रहा था, जैसे ठोस का जल से कैसे विलयन बनाए थे, द्रव का कैसे हमने विलयन बनाया था, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा टॉपिक बचा था ना हमको अभी डिस्कस करना है, गैस का जल में कैसे विलयन बनता है और कैसे लोगों को ये पता लगा कि गैस का भी विलयन बनाया जा सकता है जल में घोल करके। ठीक है, फिर वही स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो अगर आप नए उस चैनल पे तो सबसे पहले जो पहला वाला वीडियो है आप वो सब देख लो। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या, गैस का द्रव यानी पानी में विलयन। आप लोगों को ये बात जान करके हैरानी होती है या नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले लोगों को ये तक नहीं पता था कि क्या कभी कोई गैस पानी में घोला जा सकता है। ये किसी को कुछ आइडिया नहीं था। लोग ये तक नहीं जानते थे कि क्या जो आज हम कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं या जो हमारा सोडा होता है या हम जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना, ये पहले के टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था। क्योंकि आज ना उसके एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि पानी जो गैस है ना उसको घोला गया है किसी पानी में, आज तब हमको पता लग रहा है, लेकिन पहले किसी को पता नहीं था इसके बारे में। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं ना अपने चारों तरफ कि अगर हमारे पास कोई गैस है ना, गैस है, उसको हमने क्या कर दिया, जल में घोल दिया, तो ये गैस का क्या बन गया, विलेन बन गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये जो विलेन बन गया ना, गैस को हमने जल में घोल दिया, ठीक है, ये विलेन बन गया। ठीक है, ये लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर क्यों आसान नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो कुछ टाइम बाद ना एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हेनरी। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी। हेनरी भैया ने बोला कि गैस नाम की जो चीज होती है ना उसे भी हम घोल सकते हैं, किसमें, पानी में घोल सकते हैं। लेकिन कब घोल सकते हैं, उन्होंने कहा अगर किसी गैस को लेकर के आओ, उस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओ और प्रेशर इतना लगाओ कि उसके अंदर वो जाकर के फंस जाए, वो जो गैस है ना उस पानी के अंदर जाकर के फंस जाए, तो वो गैस का एक क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा, किसके अंदर, जल के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि गैस जितना अमाउंट में आप बढ़ाओगे उतने अमाउंट में वो किसकी मात्रा बढ़ेगी, किसकी मात्रा बढ़ेगी, उस विलेय पदार्थ की घुलने की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, बात समझो। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ऐसे कोई बार है, इस बार में अगर कुछ ये कुछ जल का अमाउंट है, ठीक, आप इसमें किसी गैस को घोलना चाह रहे हो, ये गैस है, सपोज करो ये गैस क्या है, CO2 है, CO2 है, इस गैस को आप इसमें घोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे लगाना पड़ेगा प्रेशर। क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर, मतलब इस पे आपको लगाना पड़ेगा दाब। अगर आप इस पे दाब लगाओगे ना, तो ये दाब लगाने के बाद क्या जाएगा, ये पानी के अंदर जाएगा और खुलेगा। आप जितना ज्यादा दाब लगाओगे ना इस पे, जितना ज्यादा आप जितने अमाउंट में दाब लगाओगे उतने ज्यादा ये खुलेगा। समझ में आ रहा ना। तो हेनरी का सिंपल सा एक जो सेंटेंस है ना हमें वो याद रखना है कि हेनरी ने बोला कि किसी गैस को पानी में घोलना है ना, किसी द्रव में भी घोलना है किसी गैस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप जितने अमाउंट में उस पर प्रेशर लगाते जाओगे उतने अमाउंट में वो खुलता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ भैया एक बात बताओ कि हमने बोला क्या, क्या सभी ठोस, सभी ठोस, क्या सभी ठोस पानी में घुलते हैं, घुलते हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन है क्या, क्या सभी द्रव, वही सेम चीज, पानी में घुलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है क्या, क्या सभी गैस
क्या सभी गैस गैस पानी में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं? ये आप बोलोगे। ये हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन। फिर मैं तुमको ये जब बता रहा था ना, तो मैंने ये तुमको बताया था कि ठोस जो होते हैं ना, ठोस ठोस वही ठोस पानी में घुलते हैं केवल, जो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। ठीक है, आयनिक ठोस क्या घुलते हैं? पानी में घुल जाते हैं, मतलब ये विलयन बना लेते हैं। तो अगर आयनिक ठोस केवल और केवल पानी में घुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या सभी ठोस पानी में घुलते हैं? तो इसका आंसर होगा ना, सभी ठोस पानी में नहीं घुलते। केवल ऐसे ठोस पानी में घुलते हैं जिनके जो आयनिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl ले लो, ठीक है, CaCO3 ले लो। तो ये सारे जो ठोस होते हैं पानी में घुल जाते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा, बताओ भैया क्या सभी ध्रुव पानी में घुल जाते हैं? सभी ध्रुव पानी में घुलते हैं? तो आपने बोला कि सर नहीं, क्योंकि आपने ये बताया था कि जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो पानी में घुलेगा, और जिसके पास कौन सा द्विध्रुव बंध होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, वो पानी में घुलेगा। तो इसका भी आंसर है ना। तो ये तो हमको पता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या सभी गैस पानी में घुलते हैं? नहीं। अगर आपका आंसर नहीं है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी गैसें पानी में घुल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ना कोई आयन चाहिए, ना कुछ चाहिए। इसके लिए केवल और केवल क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? आंशिक प्रेशर चाहिए, आंशिक दाब। इसको बोलते हैं दाब। क्या चाहिए? दाब। आप जितने अमाउंट में उस गैस पे दाब लगाते जाओगे, वो पानी के अंदर क्या होते जाएगा? घुलते जाएगा। अब कंडीशन है कि कौन सी गैस ज्यादा अमाउंट में घुलेगा और कौन सी गैस कम अमाउंट में घुलेगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपसे, देखो क्या होता है। आपने अपने छोटे क्लासों में ये पढ़ा होगा कि जो अणु होते हैं ना, अगर जैसे अगर वो पदार्थ के रूप में निर्माण करते हैं ना, ये जो ऐसे मान लो ये छोटे छोटे हमारे कण हैं और एक पदार्थ के रूप में निर्माण कर रहे हैं। क्या? एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगर ऐसे देखो बेसिक सा मैं बोल, तो इसके अंदर ये छोटी छोटी रिक्तियां पाई जा रही हैं। ये छोटी छोटी क्या है? रिक्तियां हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल गैप। और ऐसे बोलो तो, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक, इंटरस्टिशियल गैप, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्ति। अंतराकाशीय रिक्ति। तो ये जो अंतराकाशीय रिक्ति होती है ना, किसी भी जब कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके बीच में एक अंतराकाशीय रिक्ति पाई जाती है। तो ये जो रिक्ति होती है ना, उसी के अंदर गैस क्या होता है? जाकर के फंसता है। बात समझ में आ रही है? उसी के अंदर दाब लगाने के बाद जो गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जाकर के फंस जाते हैं। आप अगर ये अंतराकाशीय रिक्ति आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ। आप सोचो कि आपके पास 10 बॉल हैं, गेंदें हैं, आपके पास 10 गेंद है। वो गेंद आपने ऐसे कुछ ऐसे करके सटा के रखे हुए हैं। जब आप ऐसे करके सटाते जाओगे ना, तो आप ये पाओगे कि इनके बीच में जब दो ऐसे चार अटैच होंगे ना, तो इनके बीच में ना एक छोटा छोटा गैप बनता जाएगा। तो ये जो गैप बन रहा है ना, ये जो गैप बन रहा है हर एक चार के बीच में, उसको बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्ति। और इसी अंतराकाशीय रिक्ति के बीच में क्या आता है? जो गैस का कण होता है वो आकर के यहीं पे फंस जाता है। क्या होता है? यहीं पे फंस जाता है। और जो गैस होता है, मतलब वो पानी में घुल जाता है। ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुनना। जो गैस, फॉर एग्जाम्पल, जो गैस जो गैस गैस के कण छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके लिए जो दाब चाहिए ना, दाब अधिक चाहिए, दाब अधिक आवश्यक, दाब की अधिक आवश्यकता होती है। दाब की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है।
आप ये बात देखो, अगर मैंने बोला आपसे कि जो गैस के कण ना छोटे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए तुम लिख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये छोटे अपेक्षाकृत N2 नाइट्रोजन हो गया, ये छोटे गैस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, छोटे हैं। तो इनको घुलने के लिए क्या चाहिए आपको, इनके आकार छोटे हैं, आप ऐसे सोचो इनके आकार छोटे, इनके बीच में अगर हमने डाला तो ये आसानी से बाहर आ सकते हैं, फंसेंगे नहीं। जिनका आकार छोटा होगा वो फंसेंगे नहीं आसानी से, इसलिए इनको फंसाए रखने के लिए दाब की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब इस पे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या करूं मैं, जिनके आकार बड़े हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, तो ये ऐसे प्रकार की गैस है ना, ये ऐसे गैस हैं, ऐसे गैस हैं जिनका साइज क्या है, बड़ा है, जिनका साइज क्या है, बड़ा है, आकार में ये क्या है, आकार में ये बड़े हैं। और आकार में बड़े होने के कारण क्या होते हैं, आसानी से कम दाब पर पानी में घुल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको अभी तक जो मैंने समझाया है वो 3 चीज समझाया। ठोस के केस में जो पानी में घुलेगा, यहाँ पानी में घुलना, कहाँ घुलना है इसको, पानी में। तो पानी में घुलने के लिए कारक क्या चाहिए, पानी में घुलने के लिए ठोस को चाहिए, ठोस को चाहिए वो कैसा हो, आयनिक हो, कैसा हो, आयनिक हो, ठीक है। और यहाँ पे द्रव कैसा हो, द्रव को चाहिए कि वो H बॉन्ड बना ले, ठीक है, या वो पोलर हो यानी प्लस या माइनस बनाता हो। समझ में आ रहा है? और गैस के लिए क्या चाहिए, गैस के लिए केवल और केवल प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, यानी दाब चाहिए। जितना आप दाब लगाओगे तो गैसें खुलेंगी। इसका मतलब है सभी प्रकार की गैसें पानी में घुल सकती है, क्योंकि उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना उनको बॉन्ड चाहिए, ना ही उनको कोई आयनिक इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल उसके लिए प्रेशर चाहिए। तो हम प्रेशर लगा सकते हैं, बाहर से जितना ही प्रेशर हम लगाएंगे उस पर, वो क्या करेगा, फंसता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो ये बात किसने कही, हेनरी ने कही। आप यहाँ पे देख सकते हो हेनरी ने क्या बोला कि नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयन जो होता है, वो द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के ताप के समानुपाती होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी द्रव में घुल सकने वाली विलय की जो मात्रा होती है, किसी भी द्रव में घुल सकने वाली जो विलय की मात्रा होती है, उस पर लगाए गए आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, किसी विलय, एक काम करते हैं इससे लिखते हैं, ठीक है। तो नियत ताप तो वही रहेगा, आप इस डेफिनेशन को करेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा। इधर आप ये भी लिख सकते हैं कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुल सकने वाली गैस की मात्रा उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ये डेफिनेशन है। क्या है, किसी द्रव में, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, नियत ताप पर मतलब क्या, टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, नियत ताप पर किसी भी द्रव में घुल सकने वाली जो भी गैस की मात्रा है ना, कितना मात्रा घुलेगा उसके अंदर ना, ये कौन निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, उस पर लगाए गए ताप पर। जितना अधिक प्रेशर लगाएगा, जितना अधिक दाब लगाएगा, उतना अधिक वो मात्रा घुलेगा उसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको एक बार देख सकते हो और पोज करके नोट भी कर सकते हो उस चीज को। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, लेकिन हेनरी के नियम के लिए इक्वेशन दिया जाता है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हमने पढ़ा अभी तक उसमें क्या आया, उसमें ये मिला हमको, उसने कहा है कि किसी भी
द्रव में घुल सकने वाली जो गैस की मात्रा होती है, तो याद रखना किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है किसमें निकाली जाती है, आपको पता होगा, कमेंट में जरूर बताना मात्रा किसमें निकाली जाती है। ठीक है, तो जो गैस की मात्रा होती है वो निकाली जाती है, गैस की मात्रा या किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो निकाली जाती है मोल प्रभाज में, केमिस्ट्री में किसमें, मोल प्रभाज में। किसमें निकाली जाती है, मोल प्रभाज। किसमें निकाली जाती है, मोल प्रभाज में। अब मैं आपको बताता हूँ ये मोल प्रभाज होता क्या एक्चुअली में। आप मान के चलो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में यहाँ पे एक चीज ये ऐसे करके ये चीज घुली है, जो ये है इसको मानता हूं मैं पदार्थ, ये है पदार्थ, ये ए है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो रेड कलर है ना ये है पदार्थ बी, ठीक है। तो मैं आपसे पदार्थ बी, तो मैं पूछ लूं मोलों की संख्या बताओ, किसकी संख्या, मोल प्रभाज बताओ इसका, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बताओ, मोल प्रभाज। जब मोल प्रभाज मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप मोल प्रभाज किस चीज का बताओगे, देखो आपको मोल प्रभाज बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने घटक हैं, इसमें कितने घटक हैं, तो कुल मिला के सर हैं कितने घटक, 2 घटक। कितने घटक हैं, 2 घटक। अब ये बताओ इन घटकों में जो ए घटक है बी घटक है उन घटकों के मोल कितने हैं, तो मान लो इस घटक का मोल है एन ऑफ ए और इस घटक का मोल है एन ऑफ बी। बात समझ में आई। मान लो ए के लिए एन एन मोल है, बी के लिए एन बी मोल है, तो आपको मोल प्रभाज बताने के लिए इसमें से किसी एक का मोल प्रभाज, जैसे अब वो मोल प्रभाज बताने के लिए दोनों में से किसी एक का पूछ सकता है, चाहे ए का मोल प्रभाज बताओ चाहे बी का मोल प्रभाज बताओ। तो मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं एक्स से, चाहे ए का पूछेगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी का पूछेगा तो वहां पे बी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए के लिए अगर निकालना है तो जो ए के मोल है उसको ऊपर लिखो, और जो टोटल मोल है ना एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसको क्या कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो। तो ये जो आपका फार्मूला बना ना, ये जो आपका फार्मूला बना है, ठीक है, जो ये आपका फार्मूला बना है ये है मोल प्रभाज का फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही मैं ये अगर मैं बी के लिए निकालना चाहूँ, यहाँ पे बी के लिए जो मोल प्रभाज का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स बी जो होगा वो कितना होगा, आप बताओ। यहाँ पे बी ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे टोटल मोल एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे ये दोनों टोटल मोल हम निकालेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम्म, ये आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि कोई एक विलेन है वो किस में घोला गया है, जल में घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक गैस है, यहाँ पे एक, ये मान के चलो ये गैस गैस का अमाउंट घुला है, और गैस घुला किसके अंदर है, ये जो है वाटर के अंदर पूरा गैस घुला, ये पूरा वाटर है, इस वाटर के अंदर थोड़े थोड़े गैस घुले। बात समझ में आई। तो मैं बोलूं यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का जो मोल है एन ऑफ डब्ल्यू है, ठीक है, और जो यहाँ पे गैस है जो येलो कलर में है, गैस है यहाँ पे जो गैस है, ठीक। तो गैस के जो मोल है एन ऑफ जी है। तो मैं पूछूं कि गैस का मोल प्रभाज बताओ कितना आएगा, गैस का मोल प्रभाज मतलब एक्स ऑफ जी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एन ऑफ जी डिवाइडेड बाई एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ डब्ल्यू के, यही तो, यही आएगा। देखो मैंने बोला कि एक कोई विलेन है, इस विलेन के अंदर दो चीजें खुली हैं, क्या, एक पानी है एक क्या है, गैस है। तो मैंने निकाल लिया गैस जो पानी का मोल है एन ऑफ डब्ल्यू है, जो गैस का मालिक मोल है वो एन ऑफ जी है, तो मैं निकालूंगा
जो x का जो गैस का मोल प्रभाज होगा n ऑफ g डिवाइडेड बाय n ऑफ g प्लस n ऑफ w, यही होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो ये हमने सीखा मोल प्रभाज। अब वो जो इक्वेशन बोल रहा है उसको देखते हैं। इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेशन ये बोल रहा है मेरे भैया कि जो x ऑफ g है, x ऑफ g, ठीक है, वो समानुपाती है किसके? किसके समानुपाती है? कि किसी भी गैस की जो मात्रा होती है वो उस पर लगाए गए आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा किस पे समानुपाती है? आंशिक दाब पे, मतलब P पे। किस पे समानुपाती है? P पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ आगे जाकर के, तो यहाँ पे क्या आएगा? x ऑफ g जो होगा, ध्यान से इधर देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट हटाना चाह रहा हूँ, तो x ऑफ g इज इक्वल टू k इंटू पी, ठीक है, ये आप देख रहे हो। मैंने क्या किया? समानुपाती, जब याद रखना, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप समझ लो, कभी भी समानुपाती का अगर चिन्ह हटाते हैं ना, वो समानुपात का चिन्ह हटाया जाता है ना, इसका जो चिन्ह होता है जब हटाते हैं तो एक एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? के आया। बात समझ में आई? तो देखो मैं इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिखा था हमने? x ऑफ g जो था समानुपाती p के था, ठीक। x ऑफ g अगर मैं इक्वल्स लगाऊं तो यहाँ पे क्या, ये तो समानुपाती, ठीक है, और यहाँ पे k इंटू पी आया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो x ऑफ g है ना, अगर मैं इस k को इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/k हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा p। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये 1/k है ना, इसको एक देखो, k अगर कांस्टेंट है तो 1/k, अगर मान लो अगर k एक कांस्टेंट है और इसको एक में भाग कर दिया, तभी जो वैल्यू आएगा ये भी तो कांस्टेंट होगा, ये भी तो कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट मतलब एक स्थिरांक बनेगा, हमेशा उसी से डिवाइड करोगे तो उसका मान तो बदलेगा नहीं, k रहेगा उसका भी मान नहीं बदलेगा, और 1/k से अगर भाग भी करोगे, मतलब k से भाग भी करोगे एक में, तभी वो मान बदलेगा नहीं, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ k ऑफ h, ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्थिरांक आया k ऑफ h इज इक्वल टू p। तो आपको जो यहाँ पर ये k ऑफ h दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ हेनरी, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ हेनरी, ठीक है। ये है हेनरी का जो नियतांक है, हेनरी का नियतांक है। बात समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है, ध्यान रखना इस बात को, इसको याद रखना है। मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको इधर साइड थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि हमने निकाला है x ऑफ g इंटू k ऑफ h इज इक्वल टू p। ध्यान से जरा पीछे हम आते हैं एक बार, चलो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था कि अगर हम किसी में गैस घोल दिए हैं तो उस गैस के अंदर अगर उसकी मात्रा बतानी हो तो क्या बताते हैं? मोल प्रभाज। तो हम किसकी मात्रा निकाल रहे हैं? अभी गैस की मात्रा निकाल रहे हैं, तो गैस के मोल प्रभाज निकालने पड़ेंगे। तो गैस के मोल प्रभाज का फार्मूला हमने क्या निकाला है? x ऑफ g इज इक्वल टू n ऑफ g डिवाइडेड बाय n ऑफ g प्लस n ऑफ w। मैं इस चीज को वहां पे पुट करता हूँ, देखो x ऑफ g की जगह अगर मैं ये फार्मूला रखूं n ऑफ g डिवाइडेड बाई n ऑफ g प्लस n ऑफ w, यही लिख सकता हूं, इंटू k इंटू h इज इक्वल टू क्या? p। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब मैं कुछ करने वाला हूं, ध्यान से आप देखना। मैं आपसे पूछूं कि अगर 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में ले लूं, यहाँ पे 1 लीटर वाटर या 1 लीटर, हाँ वाटर, आपसे पूछिए इसमें कितने मोल पाए जाते हैं, इसमें कितने मोल होते हैं, क्या आपको पता है कितने मोल होंगे? नहीं, मैं बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से याद कर लेना। 55.5 मोल इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं? मोल बनते हैं, वाटर के मोल बनते हैं। अगर मैं कणों की संख्या पूछ लूं, वाटर की कणों की संख्या पूछूं इसमें, तो कणों की जो संख्या आएगी,
कणों की जो संख्या, कण वाटर के कण इज इक्वल टू H2O, कण इज इक्वल टू जो मोल होते हैं ना, मोल में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। आप ये नंबर एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नंबर है, ये आप नंबर सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नंबर है। अब एक बात बताओ, कितना भी पानी के अंदर गैस घुल जाएगा, कितना भी पानी के अंदर गैस घुल जाएगा, क्या इसके अपेक्षा ये कितना अधिक होगा, नेग्लेक्ट के बराबर ही तो होगा। गैस का कितना अमाउंट पानी में घुल सकता है आप सोचो, क्या जितना मोल गैस वाटर होगा क्या उतना मोल कभी पानी में घुल सकता है गैस, कभी नहीं घुल सकता। इसलिए इसके, अगर इसको देखो ना तो इसके हिसाब में एक क्या है, ऐसा समझो कि एक सागर में से एक लोटा जल तुमने निकाला है, उतना ही बराबर है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को 10:0 यानी निग्लेक्ट कर सकते हैं इसके हिसाब में। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बनेगा आपका आगे, यहाँ पे बनेगा n ऑफ g डिवाइडेड बाई n ऑफ w इंटू k इंटू h इज इक्वल टू p। अभी तक ये फार्मूला यहाँ तक आया है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है। हमने निकाला n ऑफ g n ऑफ w बराबर क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ इंटू के एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा मान वो आएगा प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम भार बटे में पदार्थ का, जो भी पदार्थ लिया उसका अणु भार। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये फार्मूला आपको तो पता ही होगा। तो अगर हम गैस के मोल निकाल रहे हैं तो गैस के मोल का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे गैस के मोल का फार्मूला, जो गैस होगा उसके मोल बराबर किसके, W ऑफ किसके, गैस का जो दिया हुआ भार होगा वो, डिवाइडेड में गैस का अणु भार कैपिटल M। ये बात समझ में आ रहा है, ये इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। गैस का जो दिया हुआ भार होगा वो ग्राम भार हो गया, जो गैस का अणु भार होगा उसको हमने M लिख दिया, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आ रही है, ठीक। मैं एक एक चीज डिटेल में तुमको बताते चल रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, अभी जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा अभी तक पहुंचा है, इसके ऊपर n ऑफ g की जगह पे मैं ये फार्मूला रख रहा हूँ, W ऑफ g डिवाइडेड बाई m, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n ऑफ w इंटू k इंटू h इज इक्वल टू p, ठीक है। और मैं इसको और सॉल्व करूँ जरा, तो यहाँ पे आएगा W ऑफ g डिवाइडेड बाई m इंटू n ऑफ w इंटू के एच विच इज इक्वल टू p। तो आपका जो फार्मूला बन के आया वो निकल के आया, ये फार्मूला निकल के आया, ठीक है। आपको कुल मिलाकर के ये फार्मूला, इतना लंबा डेरिवेशन याद नहीं रखना, ये डेरिवेशन पूछता भी नहीं है, ये याद रखना फार्मूला सवाल बनाने के लिए याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, ठीक, ये आप याद रख सकते हो, यहाँ याद रखना है, ठीक है। और ये एक फार्मूला जहां हमने लिखा है ये याद रखना है। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं इसके सवाल बनाने के लिए, क्योंकि इन तीनों ही फार्मूलों पे क्या आते हैं, सवाल आते हैं। बात समझ में आई? मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने हिंदी का नियम यहाँ पे बताया आपको, हिंदी का नियम ये बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे, और मैं इसको टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसके नोट्स भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने अभी अनुप्रयोग बताना आपको, ये जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था आपको बताना कि समानुपाती होता है, पहले आपको मूल प्रभाज वगैरह समझाया, फिर वो फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किए इसके, तो यहाँ पे हमने ये निकाला, तो इसको याद रखना, एक फार्मूला हो गया। फिर मैंने इसी को आगे बढ़ाया थोड़ा सा, हमने क्या कर दिया, बस जो x ऑफ g है ना इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो n ऑफ w है ना, हमने देखा कि 1 लीटर वाटर अगर भी ले लेंगे हम ना, 1 लीटर के लिए अगर मैं बोलूँ तो 55.5 मोल होते हैं इसके अंदर। अगर कण निकालने चलूँ ना तो इतना कण हो जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हमने गैस के कणों की अपेक्षा ना ये बहुत अधिक है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। फिर हमारे पास ये बचा n ऑफ g n ऑफ w इंटू के एच इक्वल टू पी, ठीक है। फिर आगे मैं इसको बढ़ाया तो ये जो फार्मूला आगे निकल के आया, मैंने ये मोल वहां पे रख दिया, तो ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गई?
अच्छे से नोट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी जी ने जो नियम दिया ना, आम जिंदगी में अनुप्रयोग क्या है इसका, अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये आप देखना यहाँ पे, सबसे पहला इसका प्रयोग होता है, किसमें होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होते हैं, जो आपने कोका कोला देखा होगा, थम्स अप देखा होगा, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको पता है कौन सी गैसें भरी होती हैं, आप कमेंट में इस बात को बताना, लेकिन फिलहाल मैं अभी बताता हूं आपको। जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, उसके अंदर जो गैसें भरी होती हैं वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये पूछो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों भरी होती है, क्यों उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है, क्यों और गैसें नहीं डाली जाती हैं। अगर ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो मेरे लिए फायदा है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं। बहुत अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसलिए वहां पे घुली जाती है। आप इससे पहले आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था, पीछे देखना जरा। मैंने बोला था जो गैसों के कण छोटे होते हैं उनको घोलने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मैंने बोला था जिनके बड़े आकार होते हैं आसानी से घुल जाते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है, क्या है, समझ में आ गया ना, कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए घोले जाते हैं क्योंकि क्योंकि उनके आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और कम दाब पर ही वो क्या हो जाते हैं, उस लिक्विड के अंदर घुल जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर डाल के से खोलो टक्कर से, तो फिर क्या होगा, वो बाहर निकलेगा ना। तो वैसे ही है, पहला इसका अनुप्रयोग किसमें करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में। ये इजी था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कार्बोनेटेड पेयजल जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस उच्च दाब पर घोला जाता है। बोतल खोलने पर कम दाब हो जाता है, जिससे CO2 गैस क्या होती है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया है गोताखोरी, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं। ठीक है, जो स्कूबा डाइवर होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, देखो भैया हमको स्पेलिंग नहीं आती है, तो करेक्ट कर लेना, स्कूबा डाइविंग। ठीक, तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर जैसे जैसे उसके अंदर जाते हैं ना, आप समझो क्या है, ये आपका समझो, ये जो बोतल जैसा दिख रहा है ना, ये आपका समुद्र है। तो उनको बोला जाता है भैया जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाना, लेकिन जब तुम ऊपर आना ना भैया, क्या करना, जब तुम ऊपर आओगे ना, तो ऊपर इतना तेज मत आ जाना। ठीक है, ऊपर बहुत तेजी से नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, तो उसका ये जवाब है, तुम एक बात बताओ, किसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को ऐसे झकझोर दो, उसको खोलो, उससे क्या होगा, अचानक से पूरे उसके अंदर जो चीजें भरी होती है वो बाहर आने लगती है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही जब स्कूबा डाइवर्स अंदर जाएंगे अचानक से, और जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, अब बताओ, जैसे जैसे स्कूबा डाइवर अंदर जाता जाता है, ज्यादा अंदर गया 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 गया, तो फिर क्या होगा, पानी का जो भार होता है उसके शरीर पे बढ़ता जाता है। तो पानी का जो भार होता है उसके शरीर में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके नीचे लेके जाता है ना, उसके ऑक्सीजन ना उसके शरीर में बहुत तेजी से घुलने लगती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड है हमारा लिक्विड है, और जैसे ही ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो गैस शरीर के अंदर क्या होगी, घुलेगी। क्योंकि वो जो होता है, वो उसके अंदर नाइट, देखो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हल्के छोटे गैस होते हैं ना, जो उनके कण होते हैं वो छोटे होते हैं, तो अधिक दाब में तो आसानी से घुल जाएंगे, अधिक दाब मिला तो आसानी से घुल गए। लेकिन वो अचानक से जैसे ही बाहर आएगा, वो जो गैस होंगे उनको दाब कम मिलेगा, वो अचानक से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो गैस इतना तेजी से गैस बनकर बाहर निकलेंगे कि हमारे शरीर में ना जो कैपिलरीज है ना, ये जो नसें हैं ना, वो उसके अंदर गैस मतलब कि गैप बन जाएगा, वहां पे एयर एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाएगा, मतलब बोलते हैं इसको एयर एम्बोलिज्म। ये क्या होता है, जो गैस बनेंगे ना, ये गैस जाकर के हमारे हेड चैम्बर को ब्लॉक कर देंगे, और इसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ये बात समझ के रखना। तो एयर एम्बोलिज्म, आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हमें इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में वो क्या करते हैं, जब सिरिंज भरते हैं तो उस पूरे को एकदम से निकाल देते हैं पूरा, वहां पे थोड़ा सा भी गैस नहीं होना चाहिए, कि उसके अंदर थोड़ा वैक्यूम नहीं होना चाहिए।
समझ में आ रहा ना। तो वो अगर वहां पे वैक्यूम बन करके हमारे शरीर में इंजेक्ट हो गया तो वो वैक्यूम ना जो छोटा सा है वो हमारे हेड को ब्लॉक कर सकता है। इससे हमें एयर एम्बोलिज्म नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, इससे जिसमें क्या होता है हार्ट ब्लॉक के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो व्यक्ति अंदर जाकर के बाहर आएगा ना अचानक से, तो उसकी जो कैपिलरीज है वो फट भी सकती हैं और उसका जो हेड है वो ब्लॉक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए वहां पर क्या होता है, उनको बोला जाता है कि आप जाइएगा अंदर तो बाहर क्या मतलब आइएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो गहरे पानी में अधिक दाब होता है, इसलिए शरीर में अधिक नाइट्रोजन घुल सकती है और दाब दाब कम हो जाता है। ऊपर आने पर दाब कम हो जाता है जिससे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्या बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है। ये है। और यहीं पे एक चीज और है, इस चीज को ना, ये जो चीज हो रही है ना, इसको बोलते हैं एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं बेंट। क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को? बोलते हैं बेंट। क्या बोलते हैं? ये जो व्यक्ति गया अंदर अचानक से बाहर निकलना और उसके शरीर में ऐसा सारा कंडीशन होना, उसको बोलते हैं बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा। और यही मान लो जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके गया है और नाइट्रोजन लेकर के गया है, बात समझ में आ गई। तो जो ऑक्सीजन, मान लो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर क्या भरा है? नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे भरा है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो क्या होता है, एक चीज तो बेंट हो ही सकती है, लेकिन जैसे ही अंदर वो जाएगा व्यक्ति ना, अंदर जाने पर जितना उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, हमारे शरीर में घुलने लगेगी। अब एक बात बताओ, जो नाइट्रोजन होता है ना हमारे शरीर में जैसे घुलेगा, वो नाइट्रोजन हमारे दिमाग तक पहुंचेगा जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो वो नाइट्रोजन जब वहां पे जाएगा तो दिमाग में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन नार्कोसिस। इससे क्या होगा, अधिक घुलने से, दाब अधिक होने से घुलेगा अधिक, तो इससे इसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन नार्कोसिस। जब नाइट्रोजन नार्कोसिस होगा ना, तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, वो मतलब ऐसा समझो कि वो व्यक्ति शराब में जितना मग्न हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसा लगता है स्वर्ग में घूम रहा है। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के फेंक देगा वहां पे, मछलियों के साथ घूमने लगेगा, खेलने लगेगा, मतलब उसे एक ऐसा नशा सा चढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे होती है नाइट्रोजन नार्कोसिस में। व्यक्ति अपने होश में नहीं होता है, अपना होश खो देता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप दो प्रॉब्लम स्कूबा डाइवर से रिलेट कर सकते हो। स्कूबा डाइवर्स में दो प्रॉब्लम, एक बेंट की प्रॉब्लम हो सकती है और नाइट्रोजन के अधिक मात्रा में घुलने से नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए जो स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर हो रहे हैं ना, उसके अंदर अभी ऑक्सीजन के साथ साथ ना यहाँ पर हीलियम गैस डालने की कोशिश की जा रही है। एक छोटी सी गैस होती है और इसको घुलने के लिए बहुत अधिक दाब की आवश्यकता होती है और ये गैस भी मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे तुम एक बात सोच सकते हो कि जो, अब एक बात तुम भी पूछ सकते हो कि सर बताओ कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन क्यों लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन केवल लेकर के जाए, नाइट्रोजन नार्कोसिस होगी नहीं। एक बात बताओ भैया तुम, कि जिस वातावरण में तुम हो इस समय, जिस वातावरण में तुम हो, क्या तुम प्योर ऑक्सीजन गैस ले रहे हो? नहीं ना। ऐसे ही हमारी शरीर को आदत होती है प्योर ऑक्सीजन खींचने की, नहीं आदत होती है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो प्योर ऑक्सीजन होती है ना, हमारा शरीर उसको नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता होगा कि बर्न करने में, किसी चीज को जलाने में सहायक होती है। वो अगर हमने प्योर ऑक्सीजन ले भी लिया तो हमारे शरीर में इतना गर्मी उत्पन्न होगा कि हमारी जो नसें होंगी, अंदर की कैपिलरी छोटे छोटी जो नसें होंगी वो जल सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारी जो शरीर है ना, वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन गैस खींच नहीं सकती है। बात समझ में आई? इसलिए अभी क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस मिलाया जाने लगा है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम होती है एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया, ये क्या होती है एनॉक्सिया? ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी एक छोटा सा पूछ रखा है कि एनॉक्सिया को, एनॉक्सिया नहीं दिया था, उसने दिया था, बताओ हमें, कि जब व्यक्ति पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ता जाता है तो व्यक्ति को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ उसे चक्कर क्यों आने लगता है? ठीक है, उसे कमजोरी क्यों महसूस होने लगती है? तो आप एक बात बताओ, जो हमारा वायुमंडल है ना, जो ये हमारा वायुमंडल है ना बेटा, इधर देखो ध्यान से। हाँ, तो जो हमारा वायुमंडल है ना, ये मान लो ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ के 3 किलोमीटर के अंदर अंदर, ये 3 किलोमीटर जो है, इस 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर पूरे जो एयर का, जो पूरा हवा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब 99% जो
एयर है ना, यहाँ पर आपने एक मंडल पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, ठीक है, किसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल के कई परतें होती है, तो क्षोभ मंडल जो होता है उसमें 99% जो हवाएं होती है ना कैद होती हैं, और उसमें खासकर कितने किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर तक। इसकी जो क्षोभ मंडल की हाइट होती है वो होती है लगभग 18 किलोमीटर, लेकिन पोल से इसकी जो किलोमीटर होते हैं ना वो 12 किलोमीटर होती है। आप समझ लो कि 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। 3 किलोमीटर के अंदर अंदर जो गैसें होती हैं वो सिमट जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप बात बताओ, जो भी गैस हैं इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के अंदर गैसें होती हैं। अब ये जो गैस है ना, ये गैस क्या कर रही है, जितने गैस कॉन्सेंट्रेटेड है हमारे शरीर के ऊपर एक दाब लगाती है, तो इसी को तो हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। अब बताओ, यहां पर एक कोई ऐसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, कोई व्यक्ति इस पे धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, कोई व्यक्ति इस पे ऐसे धीरे धीरे चढ़ रहा है ऐसे करके ऊपर तक, और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगा, ठीक है, इसको क्या आने लगेगा? चक्कर, साइड इमोजी, ठीक है। ये बात समझ में? ये चढ़ते चढ़ते इसको क्या आने लगा, वहां पे उस व्यक्ति को चक्कर आने लगा, चक्कर आने लगा, ठीक है। ये कुछ सोच नहीं पा रहा है, इसको चक्कर आने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ये सारी दिक्कतें होने लगी। फिर क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से। अच्छा, अभी हमने बताया आप लोगों को, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता कहाँ है? ऑक्सीजन जाता कहाँ है? पता है कहाँ जाता है? हमारे शरीर से जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ जाता है? ब्लड में। कहाँ जाता है? ब्लड में। तो ये ब्लड में, ब्लड क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, एक लिक्विड है। इस लिक्विड में ब्लड को घुलने के लिए क्या चाहिए? दाब चाहिए। क्या चाहिए? दाब, दाब। और ये दाब प्रोवाइड कौन करता है? वायुमंडल। कौन प्रोवाइड करता है? वायुमंडल। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और यही वायुमंडल हमारे ऊपर क्या लगाता है? दाब लगाता है। बात समझ में आ गई? और इसके कारण क्या होता है? ये ब्लड में घुल जाता है। बात समझ में आ गई? अब तुम एक बात बताओ, मान लो ये पहाड़ रहा 8 किलोमीटर के आसपास। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो जो 3 किलोमीटर तक तो यहाँ पे वायुमंडल ठीक ठाक रहा होगा, 3 किलोमीटर तक आसानी से ये सांस ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। जैसे ही 3 किलोमीटर के ऊपर ये पार करेगा, इसको क्या मिलेगा कि जो वायुमंडलीय दाब होगी ना, उसमें धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। और वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा, अगर मिलेगा भी, तो ये पूरी तरीके से शरीर में जाने के बाद घुलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उसके पास इतना प्रेशर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? और जब इसके पूरी पूरी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो ये जो व्यक्ति है ना, इसको थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति के ब्रेन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्या सप्लाई की जरूरत होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खाता है। समझ में आ रहा? तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्ति को चक्कर जैसा प्रॉब्लम होने लगेगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनऑक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। तो हमने कितने डिस्कस किए? तो सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है, ये प्रयोग हो गया। दूसरा हमने पढ़ा एक प्रॉब्लम, जब जो गोताखोर होते हैं उसके पानी के अंदर लेके जाते हैं उसको, तो स्कूबा डाइवर के लिए जो पर्वतारोही होते हैं उसमें प्रयोग होता है। और किस चीज में प्रयोग होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, हाँ यहाँ पे दे रखा है, तो एक देख लेते हैं इसमें कि कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल। जब रोगी को ऑक्सीजन सिलेंडर उच्च दाब पर ऑक्सीजन दी जाती है, तो जिससे अधिक ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है और श्वसन प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कहने का मतलब क्या होता है? जब सिलेंडर उसको लगाया जाता है तो वो हाई प्रेशर पे लगाया जाता है, जिससे वो उस व्यक्ति को क्या होता है, उसके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन घुलने लगता है, इससे व्यक्ति को श्वसन क्रिया में मदद मिलती है। ये हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है। ठंडे जल में, अब ये बोला ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता क्यों होती है? अब ध्यान से सुनो। जब भी ठंडा जल होता है ना, तो उसका जो डेंसिटी होता है अधिक होता है। डेंसिटी मतलब उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। मतलब वो भारी होता है, वो नीचे की तरफ दबाव ज्यादा लगाता है। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहीं पे गैस क्या होगा? खुलेगा। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने के बाद पानी का मात्रा हल्का होने लगता है और वहां पे विलेयता क्या होने लगेगी? घटने लगती है। बात समझ में आई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? मैं एक बार समराइज कर देता हूँ।
यहाँ पे हमने विलेयता स्टार्ट किया था कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे होंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, हमने हिंदी के नियम के बारे में डिस्कस किया पूरा। फिर उसके बाद अनुप्रयोग ये है, हमने बताया कि आप लोगों को हेनरी का नियम कैसे मतलब न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसके फार्मूले कैसे डिराइव किए हैं हमने। ठीक, हाँ ये है, ये फार्मूला याद रखना था, ये फार्मूला याद रखना है। हमने यहाँ पे नॉक्सिया के बारे में डिस्कस कर लिया। तो हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक टॉपिक खत्म होता है जिसमें दैट इज जो विलेयता सॉल्युबिलिटी टॉपिक था और जो हेनरी का नियम था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो सेकंड वाला लेक्चर, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम केवल और केवल हेनरी के नियम पर जो भी न्यूमेरिकल आए होंगे प्रीवियस ईयर में वो सारे डिस्कस करके खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।